हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। यहाँ पर आज हम देखेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को। कल का जो हमारा सेगमेंट था उसमें हमने नेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि राष्ट्रीय संस्थानों की बात करी थी। राष्ट्रीय संस्थानों से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब यह एस्टैब्लिश हुआ था, मेन फंक्शन क्या है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तथा कुछ ऐसे मेन ऑब्जेक्टिव जिसके साथ में उसे ओपन करा गया क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेम वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा WHO का मुख्यालय कहाँ पर है, या WTO की स्थापना कहाँ पर हुई थी। यदि कोई कन्वेंशन या कोई संधि या कोई ट्रीटी उसमें इंपॉर्टेंट रहा होगा तो उससे सवाल पूछ लिया जाएगा। साथ ही साथ आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है जिस पर कोई भी पर्टिकुलर का जो संस्थान है वह कार्य करता है। तो आइए जान लेते हैं इस वाले सेगमेंट के अंदर कि किस तरीके से यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं। देखिए, जब 1944 या 5 के बाद में, है ना, आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर सभी को पता होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर नाम का जो एक युद्ध हुआ जिसने वैश्विक स्तर पर एक नई परिस्थिति को जन्म दिया। यहाँ पर 1939 से 44 जब ये 45 तक जब ये युद्ध चल रहा है, उस समय पूरा विश्व एक अलग प्रकार के सिनेरियो में फंस चुका था। यहाँ पर यदि हम बात करें तो फाइनेंस की आवश्यकता थी, यहीं पर हेल्थ को भी ऑर्गेनाइज करने की, कुछ ऐसा इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करा जाए जो कि विश्व स्तर पर स्वास्थ्य के मानकों को बना सके, साथ ही साथ कुछ ऐसे नॉर्म्स को फुलफिल कर सके, साथ ही साथ कोई ट्रेड को भी ऑर्गेनाइज करने के लिए बन सके, साथ ही साथ कुछ डेवलपिंग कंट्रीज के पास में जहां पर फंड की कमी है वहां पर साक्षरता के लिए, रोड बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए इस प्रकार के संस्थानों का होना बहुत आवश्यक था। तो यहाँ इस तरीके से संस्थानों को बनाए जाने पर विशेष बल दिया जाने लगा, जिसमें कि कई वर्षों तक कुछ ऐसे समझौते चलते रहे, बहस चलती रही और तमाम तरीके के राउंड से एक ही डिसीजन निकल के सामने आया कि समस्त विश्व को ऐसे संस्थानों की एक खास आवश्यकता है, जिसके अंदर हम यहाँ पर देख सकते हैं जब हम चर्चा करते हैं कि IMF या वर्ल्ड बैंक इसी प्रकार के संस्थानों के उदाहरण बन जाते हैं। सबसे पहले देखेंगे यूनाइटेड नेशन को। यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र के अंदर कई प्रकार की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, उन एजेंसीज की भी चर्चा करेंगे और यहाँ पर देखेंगे उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर और किन विशेष परिस्थितियों या सिचुएशंस में इनको क्रिएट करा गया था। संयुक्त राष्ट्र की जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो टैगलाइन है या आप कह सकते हैं यह किस फीचर्स पर है। तो ये जो संस्थान है या ये जो बॉडी है, पीस यानी कि शांति, डिग्निटी यानी कि गरिमा, एंड इक्वालिटी यानी कि समानता, साथ ही साथ ऑन अ हेल्दी प्लैनेट यानी कि एक स्वस्थ ग्रह के अंदर शांति कैसे बने, सभी को गरिमा का जो डिग्निटी है उसके साथ जीवन जीने का, और साथ ही साथ इक्वालिटी यानी समानता के जो अधिकार हैं उनको मिलते रहें, है ना। तो इसके लिए UN काम करता है, यूनाइटेड नेशन काम करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1945, यानी कि 1945 के अंदर ये यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तौर पर स्थापित होता है जिसे हम यूनाइटेड नेशन के नाम से जान रहे हैं। करंटली मेड अप ऑफ 193 मेंबर स्टेट। यहाँ पर यदि हम वर्तमान की बात करें तो कुल 193 दुनिया के देश यहाँ UN की इस UN यानी यूनाइटेड नेशन के सदस्य राष्ट्र के रूप में कार्य करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट यदि हम इसके विषय में देखें तो UN को देखते समय यहाँ पर आपको कई बार पूछा जाता है कि इनके सेक्रेटरी जनरल कौन हैं। तो आप देख सकते हैं एंटोनियो गुटेरस, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल। ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जा चुका है तो बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। एंटोनियो गुटेरस यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल के इस पोस्ट पर मौजूद हैं। यहीं पर जब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इसकी मेन बॉडीज कौन सी हैं, मेन बॉडीज यानी कि इसकी कई सारी मुख्य बॉडीज हैं, मुख्य निकाय हैं। उन निकायों में, उन बॉडीज के अंदर कौन कौन से इनके अलग अलग कार्य हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर, जैसे आप देखेंगे सबसे पहले जनरल असेंबली, जिसे हम क्या कहते हैं, महासभा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। महासभा
यहाँ पर यह यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी के तौर पर कार्यरत है। दूसरी आप कह सकते हैं सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको हम सुरक्षा परिषद के तौर पर देखते हैं। सुरक्षा परिषद, इसमें क्या है, इनमें अलग अलग इनके काम हैं। यूएन की विशेषीकृत या फिर स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं। डिफरेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनको दी गई हैं। साथ ही साथ इनके जो नेशन है, जो विश्व के अन्य राष्ट्र हैं, वो अलग अलग तरीके से इनके मेंबर कंट्री के रूप में अपनी भूमिका को निभाते हैं। यहीं पर आप देख सकते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यानी कि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के तौर पर यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी कार्य करती है। ट्रस्टीशिप काउंसिल, ठीक है, ट्रस्टीशिप कहा जाता है न्यास को, न्यासिता परिषद। यहीं पर आपका एक आ जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। कई बार आप देखते हैं द हेग के अंदर इसका, द हेग है ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये एक ऐसा न्यायालय है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पैदा हुए मामलों को सुलझाने का कार्य करता है। आपने कई बार देखा या सुने होंगे कुछ इस तरीके के मामले जो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में चले जाते हैं, है ना। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के तौर पर यूएन की एक स्पेशल एजेंसी जो कि न्याय का कार्य करती है। जिस प्रकार से हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, ठीक वैसे ही जब अंतर्राष्ट्रीय लेवल की बात आती है, डिफरेंट कंट्रीज के बीच में कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं, उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए यूएन की एक स्पेशल एजेंसी है, दैट इज नोन एज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। यहीं पर आप देख सकते हैं एक और एजेंसी है जिसे सचिवालय या फिर सेक्रेटरीट के तौर पर स्टैब्लिश किया गया है। ये यूएन की एजेंसी है। आपको कई बार प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी यूएन, यूनाइटेड नेशन की विशेष एजेंसी के तौर पर स्थापित है। तो 2-3 ऑप्शंस में दिए रहेंगे चीजें जिनको कि आपको टिक लगा करके बताना है कि यूएन की स्पेशल एजेंसी के तौर पर कार्यरत है। कई बार आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी के तौर पर निम्न में से कौन सी नहीं है। वहां पर आपको दे दिया जाएगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ट्रस्टीशिप काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल और एक दे दिया जाएगा आईएमएफ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस के आंसर, जो ऑप्शंस हैं उनके अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हुए आगे की तरफ बढ़ जाना है। चलिए नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसके साथ ही इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। जब आप बात करते हैं आईएलओ की, तो आईएलओ 1919 में यानी कि 1919 में, और आपको वर्साय की संधि, ये बड़े ही फेमस संधि है, वो याद होगी, वर्साय की संधि यानी कि ट्रीटी ऑफ वर्साय। ये जो वर्सेलिस या वर्साइस को बोला था 1919 के अंदर, यहाँ पर इसके तहत आईएलओ यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाती है। इस ऑर्गेनाइजेशन को इसलिए एस्टैब्लिश करा जाता है ताकि जो श्रमिक हैं, जो लेबर हैं, उनके अधिकारों को संरक्षित करा जाए। क्योंकि यदि हम देखें विश्व स्तर पर जब हम श्रमिकों की बात करते हैं तो कुछ ऐसे माहौल में उनसे कार्य कराया जाता था, छुट्टी भी नहीं होती थी, सप्ताह के पूरे दिन काम करना है। जो काम करने की दशाएं हैं, जो कंडीशंस है, वो बड़ी ही अनह्यूमैनिक हैं, यानी कि धूप नहीं है, हवा नहीं है। प्रेग्नेंट महिलाओं को, छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को एक ही स्थिति में अलग घुटन भरे कमरों में, जो खाने खदानें होती है माइंस में, उनमें काम कराया जाता था। सैलरीज भी बहुत ज़्यादा नहीं थी और तमाम प्रकार की जो अनह्यूमैनिक कंडीशंस आप अज्यूम कर सकते हैं वो सब वहाँ पर थी। तो इस सब से निकालने के लिए, श्रमिकों को एक अच्छा इन्वायरमेंट देने के लिए आईएलओ यानी कि लेबर ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल स्तर पर यहाँ पर आता है। यदि हम बात करें कि इसके अंदर अभी कौन है, तो गिलबर्ट एफ हुंगोबो, ये नाम आपको याद रखना है। गिलबर्ट, ये नाम प्लीज याद रख लीजिएगा। गिलबर्ट एफ हुंगोबो वो वॉज इलेक्टेड एज द आईएलओ 11th डायरेक्टर जनरल। कौन से नंबर के, तो 11वें नंबर के हैं ये, जो कि डायरेक्टर जनरल है बाय द ऑर्गेनाइजेशंस गवर्निंग बॉडी इन मार्च 2022 मार्च महीने में इनको, जो भी वहां पर गवर्निंग बॉडी है उसके द्वारा इनको यहाँ पर नियुक्त किया गया है फॉर अ 5-year टर्म, यानी कि अभी ये 22 से 27 तक यही रहने वाले हैं। तो इनका नाम अच्छे से याद रख लीजिएगा। ही टुक ऑफिस ऑन October 22।
ठीक है, इन्होंने अपना जो चार्ज था, जो कार्यभार था, उसको 2022 में अक्टूबर माह में इसको संभाला था। नेक्स्ट आ जाता है फाओ, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल पर, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, यहाँ पर देख लेंगे। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूएन दैट लीड्स इंटरनेशनल एफर्ट्स टू डिफीट हंगर, यानी कि भूखमरी को भगाने के लिए, हंगर को डिफीट करने के लिए विश्व स्तर पर यूएन की एक स्पेशल एजेंसी के तौर पर इसको आप देख सकते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को। आवर गोल इज टू अचीव फूड सिक्योरिटी, यानी कि यदि इस संस्थान या ऑर्गेनाइजेशन की माने तो यहाँ पर इनका प्रमुख उद्देश्य है कि सभी को खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जाए, और खाद्य सुरक्षा को प्रदान करते हुए मेक श्योर दैट पीपल हैव रेगुलर एक्सेस टू इनफ हाई क्वालिटी फूड, यानी कि उच्च गुणवत्तापूर्ण भोजन को एक्सेस करना, अवेलेबल कराना, उपलब्ध कराना, यहाँ पर इस चीज़ के लिए इंश्योर कराना इस गवर्निंग बॉडी का या इस जो पर्टिकुलर एजेंसी है उसका मुख्य काम है। विद 195, यानी कि यहाँ पर यदि हम देखें तो कितने सदस्य राष्ट्र हैं, तो फाओ में 195 मेंबर हैं अभी एट प्रेजेंट, 194 कंट्री एंड द यूरोपियन यूनियन, यानी कि यदि देशों की बात देखी जाए तो 194 कंट्री है प्लस एक ईयू यूरोपियन यूनियन है। एंड द यूरोपियन यूनियन फाओ वर्क्स इन ऑल ओवर 130 कंट्रीज वर्ल्ड वाइड, यानी कि मेंबर हैं और हर एक कंट्रीज में यहाँ पर ये जो है कार्य अपना करता है। डायरेक्टर जनरल कौन है, तो डू डोंगिए, ये यहाँ पर इसके डायरेक्टर जनरल के पद पर हैं। नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अभी जब कोरोना आया था तो आप सभी ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छी तरीके से इसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखा होगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन पूरे विश्व में इंश्योर करता है कि सभी के स्वास्थ्य को मद्देनजर रखा जाए, और सभी जो पब्लिक हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं देश के अंदर, वहाँ पर यदि कोई इस प्रकार की डिजीज आती है उसके लिए मेडिसिन तैयार कराना और सभी लोगों तक उस मेडिसिन को, उस इंजेक्शन को, उस वैक्सीन को पहुँचाना, इंश्योर करना जो एक तरीके से जो इन्फेक्शन होता है वो ना फैलने पाए, उस चीज़ के लिए प्रोटेक्शन करना, ये सब चीज़ें इन पर WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का अलग ही ध्यान रहता है। यहाँ पर यदि बात करी जाए 7 अप्रैल वर्ष 1948, 7 अप्रैल 1948 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट यानी कि यहाँ पर इसको स्थापित किया गया था। यदि हम बात करें 7 अप्रैल की, 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में सेलिब्रेट करा जाता है। ये याद रखना है, कई बार पूछ लिया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस इसके रूप में इसको यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका अगर शॉर्ट में बात करें तो इसको यूनेस्को कहा जाता है। यूनेस्को इज ऑल्सो द स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन, यानी कि यहाँ पर यह एक विशेष इसकी एजेंसी के तौर पर कार्य करती है, जिसका प्रमुख कार्य क्या है। एक्चुअली इसका प्रमुख कार्य है कि जो भी साइट, जो भी इस तरीके की चीज़ें जो कि एजुकेशन से रिलेटेड हो, शैक्षणिक हो या कल्चरल हो, है ना, संस्कृति से रिलेटेड हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हमने देखा कि भाई रामलीला को, दुर्गा पूजा को या हमारे किसी डांस को जैसे कालबेलिया को यहाँ पर अमूर्त जो श्रेणी है इसकी उसमें शामिल कर लिया जाता है, सो दैट यूनेस्को विल प्रोटेक्ट द कल्चर, द एजुकेशनल की जो भी साइट्स है या फिर कोई साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक इस तरीके का कोई ऐसा इनोवेशन था या जिसको प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है, रखना चाहिए उसको, उन सभी को प्रोटेक्ट करने का यह काम करती है, प्रमोट करने का काम करती है। एम्ड क्या है इसका, क्या उद्देश्य है, प्रोमोटिंग वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन यानी कि शिक्षा, आर्ट यानी कला, साथ ही साथ साइंस यानी कि विज्ञान, और साथ ही साथ कल्चर यानी कि संस्कृति, इन सब को प्रमोट करेगी। साथ ही साथ एक कोऑपरेशन बनाएगी अंतर्राष्ट्रीय जितने भी देशों के बीच में, उस कोऑपरेशन को बना करके चलेगी और अंतर्राष्ट्रीय पीस को बढ़ावा भी देना, प्रमोट भी करना इसका मुख्य कार्य है। यदि हम बात करें यूनेस्को
कि यूनेस्को के आगे आ जाता है कि 16 नवंबर 1945 को इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। यूनेस्को वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 16th ऑफ नवंबर 1945। इसका हेडक्वार्टर यदि आपको पता करना है तो लंदन यूके में इसका हेडक्वार्टर है। यदि हम बात करें आईएमएफ की, आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका क्या प्रमुख उद्देश्य है? अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक जो फंड है, ये एक तरीके से यदि कोई कंट्री अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को खो रहा है या उसको कोई इस तरीके का बैलेंस ऑफ पेमेंट आदि का क्राइसिस है, संकट है, तो आईएमएफ विल प्रोवाइड द लोन ऑफ दिस कंट्री। ये यहाँ पर उस सदस्य राष्ट्र को जो कि इनका मेंबर कंट्री है उसको फंड अवेलेबल कराने का कार्य करता है। और यदि हम बात करें वर्ल्ड बैंक की तो इसी ये जो वर्ल्ड बैंक है और आईएमएफ, इन दोनों को ट्विन के रूप में जाना जाता है। और ब्रेटन वुड्स के बाद में, ब्रेटन वुड्स एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, ब्रेटन वुड्स, और ये कहाँ पर हुआ था आप देख सकते हैं। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस अमेरिका के न्यू हैम्पशायर शहर में हुआ था। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस जो है न्यू हैम्पशायर सिटी ऑफ द अमेरिकन स्टेट। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है न्यू हैम्पशायर न्यू ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। यहाँ पर इसका एक कॉन्फ्रेंस हुआ था आफ्टर द वर्ल्ड वॉर, जो वर्ल्ड वॉर था सेकंड वाला, उसके बाद में। और उसके बाद में पूरे के पूरे विश्व को रिकंस्ट्रक्ट करने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया जाने लगा, क्योंकि सभी संसाधन, बहुत ज़्यादा संसाधन डिस्ट्रॉय हो चुके थे और उन सब चीज़ों को अब हानि से बचाने के लिए, रिकवर करने के लिए इन चीज़ों पर बल दिया जाने लगा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं आईएमएफ एस्टैब्लिश हो गया है 1944 में। यदि हम देखें तो ब्रेटन वुड्स न्यू हैम्पशायर, साथ ही साथ इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है तो क्रिस्टेलिना जियोर्जिवा। ये कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, हु इज द एमडी आईएमएफ के। ठीक है, यहाँ पर कुछ और आपके सामने कुछ और मैंने जो समअप करके लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे इनका ईयर है, कब किस वर्ष में स्थापित हुआ, कहाँ पर हेडक्वार्टर है, तो इस चीज़ को गौर से देखते हुए आगे की तरफ चलेंगे। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो यूएनडीपी एक्चुअली भारत के अंदर कई सारी रिपोर्ट और इंडेक्स जारी करने के लिए फेमस है। यूएनडीपी जिसका न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में हेडक्वार्टर है तथा एस्टैब्लिशमेंट 1965 के अंदर किया गया था। यूएनईपी जो कि एनवायरनमेंट से निपटने के लिए कई सारे विषयों पर, कई सारे रिपोर्ट्स पर इंडेक्स के द्वारा अपना कार्य करता है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी दैट वाज एस्टैब्लिश इन द 1972 और नैरोबी केनिया के अंदर इसका मुख्यालय आपको दिखाई देता है। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, ठीक है, इसका एस्टैब्लिशमेंट 1969 में किया और न्यूयॉर्क सिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इसका हेडक्वार्टर यहाँ पर है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम यूएन हैबिटेट, ये आपसे कई बार कुछ पूछा गया है क्वेश्चन। यूएन हैबिटेट कब एस्टैब्लिश हुआ? इन द ईयर 1978 एंड नैरोबी केनिया के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। यूनिसेफ जो कि बच्चों से रिलेटेड कई सारी चीजों पर कार्य करता है। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ जिसका न्यूयॉर्क सिटी के अंदर हेडक्वार्टर है और एस्टैब्लिश हुआ था। ऐसे याद रखेंगे, यूनिसेफ वाज एस्टैब्लिश बिफोर द ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इंडिपेंडेंस के एक साल पहले, यानी कि वर्ष 1946 में बच्चों के लिए एक ऐसा फंड बनाया गया चिल्ड्रंस के लिए यूनिसेफ के नाम से। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP, अभी हमने देखा था WHO, हमने देखा था यहाँ पर फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO, तो ये है आपका दूसरा WFP यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। रोम इटली के अंदर इसका मुख्यालय है। वर्ष 1961 के अंदर यहाँ पर यह एस्टैब्लिश हो रहा है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, अभी इसी की बात कर रहे थे, FAO वाज एस्टैब्लिश इन 1945 एंड द हेडक्वार्टर इन रोम इटली। ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश होता है 1947 और मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO, ये यहाँ पर लंदन के अंदर इसका हेडक्वार्टर है और 1948 में एस्टैब्लिशमेंट देख सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा आपका इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनिट, जैसे हमने कल आपका पढ़ाया था, जो ट्राई है यानी कि टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई। बट यहाँ पर हम बात करें इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की। दोनों में डिफरेंस क्या है? राष्ट्रीय ये
इंटरनेशनल लेवल पर काम करता है। ये आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है 1865, यानी कि बहुत प्राचीन समय में इसको यहाँ पर आप देख रहे हैं इस्टेब्लिश हो चुका था। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर बात आ जाती है यूनेस्को, जिसकी मैंने अभी बात करी, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका आ जाता है कहाँ पर, पेरिस फ्रांस के अंदर, और वर्ष 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनिडो वियना ऑस्ट्रिया, डोंट कंफ्यूज, दैट इज नॉट ऑस्ट्रेलिया, इट इज ऑस्ट्रिया के अंदर वर्ष 1966 में वियना ऑस्ट्रिया हेडक्वार्टर के साथ में मौजूद है। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन UNWTO, देख लेंगे WTO वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अलग है, दैट इज UNWTO, दैट इज रिलेटेड टू द टूरिज्म, पर्यटन से संबंधित है। मैड्रिड स्पेन के अंदर हेडक्वार्टर है, वर्ष 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे आ जाता है एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये कई बार पूछा गया है, ये है क्या? एमनेस्टी इंटरनेशनल एक्चुअली एक NGO है, ठीक है, जो मानव अधिकारों के लिए काम करती है, दैट वर्क्स फॉर द ह्यूमन राइट। ओके, ये आपकी लंदन यूनाइटेड किंगडम में है, 1961 में स्थापना हुई थी। यहाँ पर है आपका इंडियन कम्युनिटी, दैट इज इन लीमा पेरू में, हेडक्वार्टर 1969 में एस्टैब्लिशमेंट। आर्कटिक काउंसिल से भी सवाल आपका पूछा गया है। आर्कटिक काउंसिल ये इसका हेडक्वार्टर है टॉमसो नॉर्वे में, और 1996 में ये एस्टैब्लिश हुई थी। यहीं पर है एपेक जो एशियन पैसिफिक देश है, उन्होंने मिलकर अपना इकोनॉमिक कोऑपरेशन बनाया। ये इसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर में, क्वींसटाउन सिंगापुर के अंदर, एशिया में 1989 में इसकी स्थापना हुई। ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, भाई बहुत सारा एक होल्ड हो गया था कि अमेरिका जैसे जो देश थे, जो डेवलप्ड कंट्रीज थे, उनका बोलबाला वहां पर ज्यादा बढ़ने लगा था, है ना। तो इसलिए कुछ रीजनल कोऑपरेशन के तौर पर तथा कुछ सेम इंटरेस्ट के तौर पर कुछ देशों ने आकर आगे मिल करके कार्य करना शुरू कर दिया। दैट इज ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये आपका आ जाता है फिलीपींस के अंदर इसका मुख्यालय, और 1966 में इसको बनाया गया। एसोसिएशन ऑफ कैरिबियन स्टेट, जिसको कि पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनिदाद एंड टोबैको, यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, 1994 में इसको बनाया गया था। आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि साउथ ईस्ट के, दक्षिण पूर्व के जितने भी देश थे एशिया के अंदर, उन्होंने आपस में मिलकर के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है, और एस्टैब्लिशमेंट 1967 में हुई थी। BIS बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट बेसल स्विट्जरलैंड में। ये जो बेसल नॉर्म्स आते हैं आपके, इसी से रिलेटेड है, ठीक है। बेसल नॉर्म का संबंध किससे है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये 1930 के अंदर बनाया। यूरोपियन यूनियन ब्रुसेल्स बेल्जियम में मुख्यालय है, और 1993 में इसको स्टैब्लिश करा गया। ग्रुप ऑफ 8, जिसको हम G8 भी कहते हैं, G8 न्यूयॉर्क USA में मुख्यालय 1975 में बनाया गया। G15 यानी कि 15 देशों के समूह ने मिलकर के जिनेवा स्विट्जरलैंड में जाकर के स्टैब्लिश करा, और 1990 में इसको बनाया गया है। ये इतने सारे आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिनके सन यानी एस्टैब्लिशमेंट ईयर के साथ में क्वेश्चन पूछा जाता है, एंड क्वेश्चन पूछा जाता है हेडक्वार्टर संबंधित, जो इंपॉर्टेंट यानी कि जिनके फंक्शंस भी आपको पता होना चाहिए। वैसे तो नाम से ही बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, बट कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिनके नाम से कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं, और जो मेन फंक्शन है उनके वो भी कई बार आपसे क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो ऐसी चीज़ों का मैंने ऑलरेडी बता दिया। IMF का क्या फंक्शन था, WTO का क्या था, UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज क्या है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दैम, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली हैं, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी हम अपनी जो अगला सेगमेंट होगा उसमें ज़रूर चर्चा करेंगे। तो ये जो हमारी क्लासेस हैं स्टैटिक GK की, इसमें जो ज्योग्राफी वाला सेक्शन है वो भी आपका अब नेक्स्ट जो अगले हफ्ते से आई थिंक चलते रहेगा। तो आप सभी रेगुलर रहें, शाम को 7 बजे क्लास में, है ना। तो आपको यहाँ पर जितनी भी जानकारी दी जाती है वो सभी जो ऑथेंटिक साइट्स होती हैं या ऑफिशियल साइट होती हैं वहाँ से दी जाती हैं। तो प्लीज़ आप इनको नोट भी करते चलें, क्योंकि ये फैक्चुअल है, 1 2 3 4 बार आपको लर्न करेंगे तो आपको डेफिनेटली एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर लेंगे। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी का बहुत शुक्रिया, थैंक यू।